Students, welcome you all. This is worksheet number 13th of 4th August to 2020. As you can see that the worksheet is of social science and it belongs to class 10th and topic is power sharing. यहाँ पे आप अपना नाम और अपने क्लास टीचर का नाम लिखते हैं. सो पावर शेयरिंग, बेटा पावर शेयरिंग का मतलब क्या होता है? पावर्स को डिवाइड करना, शेयर करना. चलिए स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट आई विल बी एक्सप्लेनिंग यू दिस वर्कशीट एंड देन वील बी सॉल्विंग द क्वेश्चंस एंड आंसर्स. आगे देखेंगे. द आइडिया ऑफ पावर शेयरिंग इज नेचुरली लिंक्ड टू डेमोक्रेसी. Most of the societies around the world are having diversity based on religion, caste, language, etc. Therefore, due respect should be given to all the diverse groups and views that exist in the society. कहा जा रहा है कि जो आइडिया है पावर शेयरिंग का वो डेमोक्रेसी से लिंक्ड है. जो हमारी सोसाइटीज़ है बेटा, अलग अलग सोसाइटीज़ है, वहाँ पे अलग अलग भाषा, अलग अलग रिलीजन, अलग अलग कास्ट और मतलब के लोग रहते हैं. और इस वजह से क्या होता है, डाइवर्स ग्रुप हो गए, अलग अलग ग्रुप्स हो गए और जो कि एक ही सोसाइटी के अंदर रहते हैं. तो अगर दोनों के बीच में पावर्स अच्छे तरीके से शेयर नहीं हुई, दिक्कतें रही, तो आगे प्रॉब्लम हो सकती है. वी विल अंडरस्टैंड द इम्पैक्ट ऑफ पावर शेयरिंग अरेंजमेंट इन बेल्जियम. देन वी हैव द एग्जाम्पल ऑफ बेल्जियम हेयर. Belgium is a very small country in Europe. Its ethnic composition is complex. Its population is around 1 crore. 59% population lives in Flemish region and speak Dutch. Another 40% lives in Wallonia region and speak French. बोल रखा है कि 1 करोड़ के अराउंड लोग रहते हैं वहाँ पे. 59% मेन जो कंट्री है उसके बारे में बात कर रखी है कि जो 59% पॉपुलेशन है बेटा वो फ्लेमिश रीजन में रहती है और डच भाषा बोलती है. 40% क्या है बेटा, फ्रेंच बोलते हैं. अब हम वहाँ की कैपिटल जिसका नाम है ब्रुसेल्स उसकी बात करते हैं. तो 80% जो लोग हैं बेटा वो फ्रेंच बोलते हैं एंड 20% वर स्पीकिंग डच. द माइनॉरिटी फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी वॉज रिलेटिवली रिच एंड पावरफुल. Dutch speaking community got the benefit of economic development later. This led to tension between the two countries communities in 1950s and 60s. Dutch speaking were in majority in the country but were in minority in the capital Brussels. अब बेटा यहाँ पे हमारे पास दो टर्म्स है, माइनॉरिटी एंड मेजॉरिटी. इसका मतलब क्या होता है? लेट्स से एक कंट्री में 100 लोग रहते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल ले रहे हैं हम. यहाँ पे बोल रखा है कि जो 80% लोग हैं यानी कि जो 80 लोग हैं 100 में से, वो क्या बोलते थे बच्चों? वो बोलते थे फ्रेंच. और जो बच गए 20% लोग वो क्या बोलते थे बच्चों? वो बोलते थे आपकी डच. अब ज़्यादा क्या है? 100, 80, 20. 80 ज़्यादा है, 20 ज़्यादा है? ज़्यादा 80 है. तो जो 80 है वो होगा मेजॉरिटी और जो 20 है वो क्या हो जाएगा बच्चों? वो हो जाएगा माइनॉरिटी. तो पावरफुल कौन हुआ? जिसका नंबर ज़्यादा है या जिसका नंबर कम है? हाँ, जिसका नंबर ज़्यादा है वो पावर में रहेगा. तो कहा जा रहा है कि वहाँ की जो कैपिटल थी वहाँ पे क्या था, 80% जो लोग थे वो फ्रेंच बोलते थे तो पावर में वही लोग थे. और जो 20% लोग थे बच्चों वो डच बोलते थे तो वो पावर में नहीं थे उस टाइम पे. बट धीरे धीरे क्या हुआ, धीरे धीरे ये डच लोग भी आगे बढ़ने लगे. अब आगे बढ़ने लगे तो कम्युनिटी में क्या हो गया, टेंशन्स बढ़ने लगी. टेंशन्स बढ़ने लगी तो उस टाइम पे क्या हुआ, जब टेंशन बढ़ेंगी तो कुछ ना कुछ उसका निपटारा तो सोचना ही पड़ेगा. ये देखो बेटा यहाँ पे लिखा हुआ भी है, ये आपको मैप दे रखा है बेल्जियम का. ये वहाँ की राजधानी है. दिस इज़ अबाउट द मेन कंट्री वेयर 59% पीपल वर स्पीकिंग डच. उसके बाद 40% वर फ्रेंच स्पीकर्स एंड 1% जर्मन बोलते थे. ये वहाँ की कैपिटल के बारे में बात कर रखी है. 80% बताया था मैंने अभी आपको, 80% मतलब माइनॉरिटी और मेजॉरिटी. ऑब्वियसली मेजॉरिटी में थे, फ्रेंच मेजॉरिटी में थी और डच माइनॉरिटी में थी क्योंकि 20 है, ठीक है. तो अब क्या हुआ, इन टेंशन्स को दूर करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, 1970 से लेके 1933 तक कुछ अमेंडमेंट्स करे. अब बच्चों अमेंडमेंट्स क्या होते हैं? अमेंडमेंट्स आपको पता है कि अमेंडमेंट्स क्या होते हैं. हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है, कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारे रूल्स एंड रेगुलेशन की बुक होती है जिसमें सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे होते हैं जिससे एक कंट्री गवर्न होती है, उसमें जब हमें कुछ चेंजेस लेके आने होते हैं तो उसको हम बोलते हैं अमेंडमेंट. तो वहाँ का जो कॉन्स्टिट्यूशन था बच्चों, उसमें क्या किए गए, कुछ चेंजेस लेके आए गए, कुछ अमेंडमेंट्स किए गए.
वो 4 अमेंडमेंट्स थे, और अमेंडमेंट करने का रीज़न क्या था, ताकि जो सारे के सारे लोग हैं वो एक ही कंट्री में मिलजुल के रह सकें. सो दीज वर द स्टेप्स जो टेंशन्स को रिमूव करने के लिए लिए गए. फर्स्ट वॉज द इक्वल नंबर ऑफ डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर्स इन सेंट्रल गवर्नमेंट. गवर्नमेंट के अंदर बोला गया कि जो स्पीकर्स होंगे बेटा, जो मिनिस्टर्स होंगे, आधे रहेंगे डच स्पीकिंग एंड आधे रहेंगे फ्रेंच स्पीकिंग. हम ऐसा नहीं देखेंगे कि माइनॉरिटी मेजॉरिटी में से कितने लिए जाएंगे. इक्वल नंबर ऑफ फ्रेंच एंड डच स्पीकिंग मिनिस्टर्स लिए गए. सेकेंड इज़ वाइड पावर्स टू स्टेट गवर्नमेंट. स्टेट गवर्नमेंट्स को क्या किया गया, पावर्स दी गई ज़्यादा. स्टेट गवर्नमेंट्स आर नॉट सबऑर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट. बोला गया ऐसा नहीं कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट का सबऑर्डिनेट है, नहीं, पावर्स ज़्यादा दी गई उसको. सेपरेट गवर्नमेंट इन ब्रसेल्स इन विच बोथ द कम्युनिटीज़ हैव इक्वल रिप्रेजेंटेटिव. जो बेटा वहाँ की कैपिटल थी, वहाँ बोला गया वहाँ पे सेपरेट गवर्नमेंट आएगी और दोनों का इक्वल रिप्रेजेंटेशन होगा. कौन सी दोनों कम्युनिटी थी बेटा, एक फ्रेंच बोलने वाली थी और एक डच बोलने वाली थी. दोनों को इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिलेगा, किसी को फेवरिज्म नहीं मिलेगा. ठीक है. फोर्थ पॉइंट है बच्चों, कम्युनिटी गवर्नमेंट. इलेक्टेड बाय पर्टिकुलर लैंग्वेज स्पीकिंग कम्युनिटी, दिस गवर्नमेंट हैज़ द पावर रिगार्डिंग कल्चर, एजुकेशनल, लैंग्वेज रिलेटेड इश्यूज. अब क्या किया गया, कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाने की बात की गई कि भाई क्या है, पर्टिकुलर लैंग्वेज बोलने वाली कम्युनिटी का एक की अलग गवर्नमेंट बनेगी, और वहाँ पे क्या होगी, दे विल बी डिसाइडिंग अबाउट द कल्चर, एजुकेशनल, लैंग्वेज रिलेटेड इश्यूज. दे विल बी द वन हु विल बी सॉल्विंग दीज इश्यूज. ठीक है. ये हमने पूरा का पूरा पढ़ लिया. बेसिकली इसके बारे में है कि डेमोक्रेसी लाने के लिए पावर शेयरिंग भी बहुत ज़रूरी चीज़ है. पावर शेयरिंग, इसका एग्जांपल दिया गया है बेल्जियम का एग्जांपल देके हमें ये एक्सप्लेन किया गया है कि किस तरीके से वहाँ पे माइनॉरिटी एंड मेजॉरिटी का सीन था. अब आगे देखेंगे बच्चों, कुछ प्रश्न दिए हुए हैं, कुछ क्वेश्चंस आर गिवन बिलो एंड यू हैव टू आंसर दीज क्वेश्चंस. फर्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द एथनिक कॉम्पोजिशन ऑफ बेल्जियम. बेल्जियम की जो एथनिक कॉम्पोजिशन से थी उसके बारे में आपको शॉर्ट नोट लिखना है. सो बेटा हमारे पास था, Belgium is a small country in Europe. Its ethnic composition is complex. Its population is around 1 crore. 59% population lives in the Flemish region and speak Dutch. Another 40% live in Vlaanderen region and speak French. So this is the answer of question number 1. I hope आपने लिख लिया होगा. हम आगे बढ़ रहे हैं. What were the steps that were linked to ease out tensions in Belgium? So they are asking us about the steps जो लिए गए so that tensions remove कर सके. So बेटा following are the steps that were taken in order to remove the tension. This is step number 1, this is step number 2, this is third and this is the fourth number step. ठीक है. तो आप सिंपली लिखेंगे following are the steps taken to remove government. पहला ये, इसके नीचे दूसरा, उसके नीचे तीसरा एंड फिर लास्ट वन फोर्थ. नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, हाउ इज़ पावर शेयरिंग लिंक टू डेमोक्रेसी. जो पावर शेयरिंग है उसको डेमोक्रेसी से कैसे लिंक किया गया है. तो बच्चों पावर शेयरिंग तो डेमोक्रेसी से लिंक करेंगे ही ना, क्योंकि भाई क्या होता है, डेमोक्रेसी के अंदर अलग अलग भाषा, धर्म, समुदाय के लोग रहते हैं, और अगर उनके बीच में पावर शेयरिंग नहीं होगी तो किस तरीके से डेमोक्रेसी आएगी, वो तो डेमोक्रेसी नहीं रहेगी. सो द आइडिया ऑफ पावर शेयरिंग इज नेचुरली लिंक टू डेमोक्रेसी. Most of the societies around the world are having diversity based on religion, caste, race, language. Therefore, due respect should be given to all the diverse group and view that exist in our society. So, this is your answer number 3. I wish आपने लिख लिया होगा. Next question करते हैं बच्चों. Fourth question we have is, do you agree with the steps taken by the Belgian government to remove tensions? Give argument. पूछा है जो ये जो स्टेप लिए गए हैं, जो बेल्जियम गवर्नमेंट ने स्टेप्स लिए थे, सो डू यू अग्री विद दोज स्टेप्स. इन स्टेप्स से क्या होगा, रिमूव हो जाएगी टेंशन, आपको बताना है. सो इसका आंसर है बेटा, the steps taken by Belgium government enabled everyone to live together within a same country. जो steps थे उसकी वजह से क्या हुआ, एक कंट्री के अंदर सारे के सारे लोग मिलजुल के अच्छे तरीके से रह सकते थे. They allowed power sharing in their country and equal representation for different communities in various offices and government. बोला गया कि जो offices हैं अलग अलग, जो government के offices हैं वहाँ पे क्या रहेगा,
डिफरेंसेस नहीं रहेंगे। द कम्युनिटी गवर्नमेंट कुड रिजॉल्व इश्यूज़ ऑफ द पीपल। जो कम्युनिटी गवर्नमेंट है बच्चों, वो जो लोग हैं, लोगों की इश्यूज़ को रिजॉल्व कर सकती है। ऑल दी स्टेप्स आर वर टेकन टू रिमूव टेंशंस फ्रॉम द बेल्जियम। और ये सारे के सारे जो स्टेप्स हैं बच्चों, वो लिए गए बेल्जियम में से टेंशंस को दूर करने के लिए। ठीक है। सो बच्चों, एसएसटी की वर्कशीट हमारी कंप्लीट हो गई। 4 के 4 क्वेश्चन कर लिए हमने। आई होप आपको ये टॉपिक पावर शेयरिंग समझ में आ गया होगा। लेट्स गो टू सेकेंड वर्कशीट। सो सेकेंड वर्कशीट दैट वी हैव टुडे इज ऑफ इंग्लिश। सेम वेज यू विल बी राइटिंग योर नेम हेयर। अपने क्लास टीचर का नेम आप यहाँ पे लिखेंगे। सो टुडे वी हैव इंग्लिश, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं आपकी इंग्लिश की जो फर्स्ट फ्लाइट बुक है, उसका जो फर्स्ट चैप्टर है लेटर टू गॉड, दैट यू हैव ऑलरेडी स्टडीड। आपने वो चैप्टर पूरा का पूरा पढ़ा है, तो उस चैप्टर से ही हमारे पास कुछ दिया हुआ है। वी रीड अबाउट अ हार्ड वर्किंग फार्मर लेंचो। आपने पढ़ा है हार्ड वर्किंग फार्मर लेंचो के बारे में कि किस तरीके से उसकी भगवान के ऊपर बहुत अच्छी वाली फेथ थी और जिसकी वजह से उसको डिफ़िकल्ट टाइम्स में भी बहुत हेल्प मिली। अब भगवान ने तो पैसे नहीं भिजवाए थे, बट पोस्ट ऑफिस से आए, जिस तरीके से भी आए, तो फेथ की वजह से ही तो आया। अगर विश्वास ही नहीं होता उसके भगवान के ऊपर, तो फिर तो क्या ही रहता। होप यू लाइक रीडिंग द स्टोरी। Farmer in India have to face a lot of challenges. Sometimes they face drought and sometimes there are floods. कह रहे हैं जो farmers है, जो किसान है देश में, उसको बहुत सारे challenges का सामना करना पड़ता है। कभी drought यानी कि सूखा पड़ जाता है, तो कभी flood यानी कि बाढ़ आ जाती है। This year too there have been floods in northeastern part of India. इस बार भी north east part में flood आई, बाढ़ आई। A huge plague of locusts threats to destroy the crop in the month of June. जून के महीने में बेटा आपको पता है, जैसे यहाँ दिल्ली में भी टिड्डियाँ आई थी, तो उसी तरीके से कह रहे हैं कि वहाँ पे भी आई और जो फसल है वो ख़राब कर दी। You must have heard or read about it. आपने पढ़ा होगा उसके बारे में। Write a letter to one of your cousin staying in Jaipur asking about the well-being of his family and his field. आपको अपने एक कज़न को जो कि जयपुर में रहता है उसको लेटर लिखना है और उसकी फैमिली और उसकी वेलबींग, उसके खेतों की वेलबींग के बारे में, यानी कि किस तरीके से है, सब बढ़िया है, पूछना है उसको। शो योर कंसर्न एंड कन्वे योर बेस्ट विशेस। अपना कंसर्न दिखाना है कि आपको केयर है उसकी और आपको उसको बेस्ट विशेस भी देनी है। यू मे लाइक टू शेयर द स्टोरी ऑफ लेंचो इन शॉर्ट टू कम्फर्ट योर कज़न। और आप उसको कंफर्ट देने के लिए, उसको अच्छा फील कराने के लिए लेंचो वाली स्टोरी भी बता सकते हैं। राइट अ लेटर यूजिंग योर ओन नेम एंड एड्रेस। अपना खुद का नाम लिख के, अपना खुद का एड्रेस लिख के आपको लेटर लिखना है। आपको एक फॉर्मेट दे रखा है बच्चों। आपको जैसा कि पता है कि लेटर के फॉर्मेट में सबसे पहले सेल्फ एड्रेस आता है, फिर हम डेट लिखते हैं, फिर हम लिखते हैं जिसको हमने देना हो, लेटर लिख रहे हैं, और लास्ट में हम सैल्यूटेशन दे के छोड़ते हैं। बिना नाम के थोड़े ना लेटर दे देंगे। तो चलिए बेटा, ये है हमारे पास लेटर। सबसे पहले जैसा कि आपको दिख रहा है, हमने ये एड्रेस लिखा है और एड्रेस के बाद मैंने लिखा है डेट। तो 34 ईस्ट रोड, न्यू दिल्ली, दिस इज़ माई एड्रेस। देन 4 अगस्त 2020 विच इज़ डेट। एंड उसके बाद डियर कमलेश। सो कमलेश इज़ माई कज़न जिसको मैं लेटर लिख रही हूँ। होप दिस लेटर ऑफ माइंड फाइंड्स यू इन गुड हेल्थ। आई विश I was very much shocked and concerned to have known about your sudden illness. I was told your blood cell count was dipped very low. Thank God you were timely admitted and treated by professional doctors. Thank God you are back home. Kindly don't allow any negative thoughts or worry to upset your peace of mind. With peace in your mind, you will recover faster. Regularly pray to God Almighty. Remember the chapter we read about Lencho in school. God helps those who help themselves and those who put their trust in. Next Sunday, I along with my family are coming to see you. I wish you a very speedy recovery. Regards to dear uncle and aunt. Yours lovingly, सुनैना कुमारी। इसमें पूछा गया है कि भाई कैसे हो आप, मैं आशा करता हूँ कि आप ठीक होगे। और उसके बाद पूछा गया है कि मुझे पता चला कि तुम्हारी तबीयत ख़राब है, तुम्हारा जो ब्लड सेल है वो कम हो गए थे। भगवान का शुक्र है कि तुम्हें टाइम पे एडमिट कर दिया गया और उसके बाद तुम टाइमली घर भी वापस आ गए। अब बोला गया है कि भाई नेगेटिव थॉट्स को बिल्कुल ख़त्म कर दो, अच्छा सोचो। अगर अब तुम्हारा दिमाग शांत रहेगा, तुम अच्छे से सोचोगे, तो तुम्हें दिक्कत नहीं रहेगी, तुम जल्दी से ठीक हो जाओगे। और बोला है कि भगवान पे विश्वास रखो। जो भगवान पे विश्वास रखता है, भगवान उसकी मदद करते हैं।
फिर चैप्टर के बारे में बताया गया है कि याद है हमने लेंचो वाला चैप्टर पढ़ा था, किस तरीके से भगवान में उसका विश्वास था, इस वजह से क्या हुआ, वो बिल्कुल उसको पैसे भी मिल गए और सब चीज़ें अच्छी सी हो गई। नेक्स्ट संडे बोला है कि भाई अभी तुम अपना ध्यान रखो, अगले संडे मैं अपनी फैमिली के साथ तुमसे मिलने के लिए आऊँगा, तुम्हें बहुत ही स्पीडी रिकवरी, जल्दी से तुम ठीक हो जाओ, अंकल आंटी को मेरा प्यार, तुम्हारी बहन सुनैना कुमारी। तो चलिए बच्चों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है, ये पूरा का पूरा हो गया। चलिए बच्चों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है, कल मिलते हैं कल की वर्कशीट के साथ। तब तक के लिए बच्चों, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ।